हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भास्कर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक पाठक आपको बेटे CMA इंटर का पेपर नंबर 6 जो कि लॉ एंड एथिक्स है, उसका बेटे आज की क्लास में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं बेटे, मैं पिछले 12 साल से लॉ सब्जेक्ट जो है स्टूडेंटों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट CMA स्टूडेंट्स को जो हैं वो लॉ सब्जेक्ट पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूं। और करीब करीब 4 से 5 हज़ार स्टूडेंटों को मैं अभी तक फेस टू फेस और ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं। तो आज की हमारी क्लास बेटे स्टार्ट होगी, और ये जो क्लास मैं आपकी स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, इस क्लास को हम बोलेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे बेटे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनेंगे हम लोग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ध्यान से सुनेंगे बेटे। इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको स्टार्टिंग करता हूं, और उसके बाद हम लोग इस एक्ट की जो बारीकियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बेटे आप लोग जो CMA इंटर के स्टूडेंट हैं, और आप लोग CMA इंटर का कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपके अलग अलग और भी टॉपिक्स हैं, उनमें से एक टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो बेटा आप लोगों के जहन में डेफिनेटली ये बात आई होगी कि सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो होता क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बेटा। क्या होता है कि जब कोई पर्सन है, मान लो एक बायर है, और वो बायर सेलर से कोई सामान लेकर आ रहा है। बायर ने सेलर से कोई सामान लिया, और बायर ने सेलर को ये बात बोली कि यार इस सामान की जो पेमेंट है ना, वो पेमेंट मैं आपको अभी नहीं दूंगा, वो पेमेंट मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा। मान लो बायर ने सेलर को ये बात बोली। बायर का नाम गुडविल, ठीक ठाक गुडविल थी, सेलर उसको जानता भी था, लेकिन फिर भी बेटा कोई चीज प्रूफ के लिए, एक चीज प्रूफ के लिए सेलर ने बायर को ये बोला कि भाई एक काम कर, ये चीज जो है ना तू लिख कर, यहां पर लिख कर हम लोग इस काम को करते हैं। तो बेटा एक पेपर पर सेलर और बायर के बीच की बात, यानी कि बायर के प्रॉमिस को लिखा गया। एक पेपर पर सेलर ने बायर के प्रॉमिस को लिखा। बायर ने कहा था ना मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, उसको लिखा, और उसने बायर को बोला भाई इसको साइन कर दे। तो जैसे ही बायर ने उसको साइन करा, उसमें लिखा हुआ था कि 2 महीने बाद, आज की डेट से 2 महीने बाद मैं आपको, मान लो 20,000 रुपए का गुड्स है, इस गुड्स की पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। बात को समझ में आ रही है? तो ये जो पेपर बना है बेटा, जो पेपर राइटिंग में बना है ना, इस पेपर को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस पेपर को बोलते हैं। उससे पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनना बेटे। नेगोशिएबल का मतलब होता है बेटा ट्रांसफरेबल। क्या होता है? ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है राइटिंग में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, और राइटिंग में वो चीज लिखी हुई है। अभी मैंने क्या बोला कि बायर ने सेलर से कोई सामान लिया, बायर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। सेलर ने बोला भाई लिख के देना, भाई बिना लिख के काम नहीं चलेगा, तो पैसे तू ये यहां पर लिख। और वो जो राइटिंग में पेपर लिखा हुआ है उसको इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। हुआ ऐसा कि 3 दिन बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई सेलर को। सेलर को 3 दिन बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई, लेकिन बायर भैया तो 2 महीने बाद पैसा देगा। अब सेलर क्या करे? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसी बात की बात बोलता है कि यहां पर सेलर क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट को जो है किसी और को बेच देगा।
वो इंस्ट्रूमेंट सेलर जाएगा अपने किसी मित्र के पास, मान लो मनीष नाम के लड़के के पास गया और मनीष से ये बोला, मनीष भाई मुझे उस बायर से पेमेंट लेनी है 10,000 रुपए की, वो देगा 2 महीने बाद, आज मुझे पैसों की जरूरत है, तू मुझे 10,000 रुपए दे दे और ये पेपर तू रख ले, ये पेपर लेकर तू बायर के पास जाइयो 2 महीने बाद, बायर तुझे इमीडिएटली 10,000 रुपए दे देगा। क्लियर है बेटे? इसका मतलब सेलर ने वो डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया, किसको करा? मनीष को ट्रांसफर। तो यहां पर इसको बोलते हैं नेगोशिएबल। बेटा यहां पर नेगोशिएबल का मतलब वो नहीं है जो आप लोग अपनी जनरल लाइफ में इस शब्द को यूज करते हो। आप लोग जनरल लाइफ में शब्द को कैसे यूज करते हो? नेगोशिएशन कर लेते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं। ये बार्गेनिंग वाला नेगोशिएबल नहीं है, ये नेगोशिएबल बिल्कुल भी बार्गेनिंग वाला नहीं है, इसको हम ट्रांसफरेबल बोलते हैं। और बेटा आगे लिखा हुआ ये एक्ट स्टार्ट हुआ है 1881 के अंदर, 1881 के अंदर। ध्यान से सुनेंगे बेटा, 1881 यानी कि आज से करीब करीब 145 साल पहले, 143 ईयर्स आई थिंक सो, 145 साल पहले ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो अब बात की जाती है कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या था। बेटा कई सौ साल पुरानी बात मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, अभी आपके मन में एक बेस क्लियर करना चाहता हूं इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बेटा जब पुराने जमाने में जो लोग होते थे, पुराने जमाने के लोग जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो उस समय पर भी सेल होती होगी गुड्स की, उस समय भी गुड्स की परचेज होती होगी, उस समय लोग उधार पर भी माल लेते होंगे। क्लियर है? वो समय और आज के समय में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टेक्नोलॉजी का फर्क है, बाकी बिजनेस के मोल्ड हो गए हैं, बिजनेस को करने के तरीके चेंज हो गए हैं, लेकिन आज की डेट में और उस समय की डेट में सेल और परचेज बिल्कुल कॉमन हुआ करती थी। ध्यान से सुनना, पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में मान लो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक राजा है और वो राजा किसी राज्य का राजा है। अब राजा लोग क्या होते हैं, वो पूरी राज्य की जो है, पूरा स्टेट है उनकी टेक केयर करते हैं राजा लोग। अब पुराने समय पे क्या होता था बेटे, युद्ध यानी कि वॉर, ये सारी सिचुएशंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी। क्लियर है? मान लो कि एक स्टेट में युद्ध छिड़ने वाला है, एक स्टेट के अंदर युद्ध छिड़ने वाला है और युद्ध के टाइम पर पूरा का पूरा स्टेट जो है, वो जो स्टेट है, राज्य है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हैं। युद्ध छिड़ने वाला है और ऐसी सिचुएशन में अब राजा को पता है कि 6-8 महीने या साल भर हम लोग अपने स्टेट से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो पूरा स्टेट खाएगा भी, पूरा स्टेट खाएगा भी कुछ ना कुछ। तो राजा ने क्या किया, राजा ने कुछ लोगों से बहुत सारा अपना अन्न भंडार और राज्य का जो भंडार है वो पूरा का पूरा भरवा दिया। तो बेटा क्या फ्री में भरवाया होगा? क्या राजा पेमेंट नहीं करेगा? डेफिनेटली पेमेंट करेगा। जिन लोगों से वो सामान भरवाया है उनको पेमेंट जरूर करेगा राजा। अब युद्ध का टाइम चल रहा है, ऐसे में जो राजसी खजाना जो है, राजा का जो खजाना है ना, वो बहुत कम है, उसकी मात्रा बड़ी कम है, और वो राजा है। अब वो उन लोगों को ये थोड़ी बोलेगा कि पैसे नहीं है बाद में ले लेना। तो जिन लोगों से मान लो राजा ने सामान मंगाया, राजा ने एक पेपर में लिखकर स्टाम्प मार के दिया कि इस पूरे के पूरे राज्य में तुम इस पूरे के पूरे राज्य में इस डॉक्यूमेंट को किसी भी दुकान पर दे देना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये प्रथा उस समय से चलती हुई आ रही है। क्या हुआ बेटे कि यहां पर जो किंग था, जो किंग है, उसने एक डॉक्यूमेंट दिया, डॉक्यूमेंट दिया, कोई भी ए है, मान लो ए और बी सी, इन तीनों को ये डॉक्यूमेंट दिया, अलग अलग डॉक्यूमेंट, कि पूरे के पूरे स्टेट में आप लोग जाना और पूरे स्टेट में आपको जो भी सामान की जरूरत हो आपको मिल जाएगा, मेरा ये डॉक्यूमेंट दिखा देना। उस समय बार्टर सिस्टम चला करता था, गेहूं के बदले में आटा, मसाले के बदले में ये वो, इस तरीके से। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ये राजा ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया था इन लोगों को, ये भी एक डॉक्यूमेंट उस समय के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। क्लियर है बेटे? बात कुछ समझ में आ रही है? उस समय भी इसको इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था, लेकिन उस समय इसे बोला जाता था बेटा हुंडी।
क्या बोलते थे? हुंडी। तो जो हुंडी राजा इशू करता था उसको बोलते थे राजसी हुंडी, राजसी हुंडी। अब क्या हुआ, मिस्टर ए को पैसों की जरूरत पड़ी, मिस्टर ए को किसी सामान की जरूरत पड़ी, तो मिस्टर ए उस राज्य में किसी शॉप पर गया, शॉप वाले से सामान लिया और उसने ये डॉक्यूमेंट दिखाया, शॉप वाला डॉक्यूमेंट, और भाई ये तो मेरे राजा ने दिया है। अब शॉप वाले की ये हिमाकत कि राजा का साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट वो मना कर दे, वो सामान दे देगा। यानी कि इस ए की भी जरूरत पूरी हुई, इसकी भी जरूरत पूरी हुई। अब शॉप वाला एक ड्यू डेट पर, राजा ने लिखा होगा जो भी ड्यू डेट पर वो राजा के पास जाएगा और राजा को बोलेगा, राज साहब आपका ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, कृपया करके मुझे इस डॉक्यूमेंट की कीमत चुका दीजिए। तो राजा पे जब पैसा होगा, जब युद्ध वुद्ध खत्म हो जाएगा, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, खजाना भरा होगा, राजा सबके पेमेंट लुटाएगा। ये पुराने, लौटाएगा, लुटाएगा नहीं बेटा, लौटाएगा। ये पुराने जमाने की बात थी, इस तरीके से होता था। राजा के चेले चपाटे भी हुआ करते थे, राजा के चेले चपाटे भी हुआ करते थे, उनको दीवान साहब बोलते थे हम लोग। आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा काफी जगहों पर, उन चेले चपाटों को दीवान साहब बोलते थे। तो अगर दीवान भी कोई डॉक्यूमेंट इशू करता था उसको बोलते थे बेटा दीवानी हुंडी, पुराने जमाने की बात है। दीवान भी अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू करता था तो उसको बोलते थे दीवानी हुंडी। अपने बिहाफ पे दीवान अपने बिहाफ पे डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है, उस पर स्टाम्प मार रहा है, अपना अंगूठा मार रहा है। अगर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो किसी भी तरीके से उस समय के जो भी वैलिड सिग्नेचर थे वो दीवान करता था और वो दीवानी हुंडी पूरे राज्य में घूमती थी और वो वैलिड दीवानी हुंडी हुआ करती थी। तो ये तो उस समय की बात है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स जो है वो बढ़ते गए, नंबर ऑफ डेटर और नंबर ऑफ क्रेडिटर जो है वो बढ़ते गए। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों का बिजनेस करने का जो है तरीका वो बदलता गया, लोगों में पैसे कमाने की भूख उत्पन्न हुई। पहले के जमाने में लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर जीवित रहते थे। आज की डेट में पिछले कई सौ सालों से, 200-300 सालों में एक बूम आया बिजनेस के अंदर, बिजनेस का एक बूम आया। वो कहते हैं ना लोग अभी बिजनेस करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से बिजनेस करना है हम लोगों को, तो बूम आया। तो उस समय जब बिजनेस कर रहे थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि बायर गया सेलर के पास, उसको बोला लाओ भैया सामान दे दो, पैसे दूंगा 2 महीने बाद। तो सेलर कह रहा भाई गारंटी। तो बायर और सेलर के बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। अब बायर 2 महीने बाद पैसे देगा, मान लो 2-3 दिन बाद सेलर को उस पैसों की जरूरत पड़ गई, तो सेलर जाएगा किसी और को वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करेगा, उससे पैसे लेगा और जिसको डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया है वो बाद में जाकर बायर से ले लेगा, या वो भी किसी और को आगे ट्रांसफर कर सकता है। कितनी बार भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर हम कर सकते हैं, आगे की क्लासेस में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो ये चलन जब चलने लगा तो नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स बढ़ने लगे और काफी मात्रा में बेटा, काफी मात्रा में जब ये डॉक्यूमेंट इशू होने लगे, ये इंस्ट्रूमेंट पहले इशू होने लगे, तो आप खुद सोचो नंबर ऑफ डिस्प्यूट क्या हुए होंगे, नंबर ऑफ डिस्प्यूट भी बढ़ गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है भाई किसी ने प्रॉमिस किया, वो नहीं दे पाया पैसे, अब वो पैसे नहीं दे पाया तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो 1881 से पहले कोई कानूनी रूप से कोई कानून नहीं हुआ करता था, कोई एक्ट नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी वाला एक्ट जो है वो लेकर आए। अंग्रेजी वाला एक्ट लेकर आए, और अंग्रेजी वाला एक्ट क्यों लेकर आए? अंग्रेजों ने बोला कि भैया अब क्योंकि लोग व्यापार जो कर रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पर ज्यादा कर रहे हैं। बेटा याद रखना, कैश बेसिस पर अगर व्यापार हुआ है तो यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उधार पे भी व्यापार हुआ है और बिना इंस्ट्रूमेंट साइन करे, बिना राइटिंग साइन करे तो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल तभी होगा जब वो इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होगा, उसके अंदर
कुछ कंडीशंस होगी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बताता है। अगर वो कंडीशंस आपने फुलफिल करी तभी उस डॉक्यूमेंट को जो कि इश्यू कर रहा है, दो पार्टी साइन कर रही है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? तो 1881 के अंदर अंग्रेजों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का शुरुआत की और बेटे अंग्रेजों ने ये बात बोली इस एक्ट के अंदर लिखकर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को वैलिड तभी माना जाएगा जब या तो वो प्रोमिसरी नोट हो, या वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या वो चेक हो। मात्र 3 इंस्ट्रूमेंट को मान्यता दी गई इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। ये 3 सिचुएशन थी जिनको मान्यता दी गई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। और हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना यही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की ये 3 बातें, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात पढ़ेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? तो मैं अब आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की शुरुआत करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा इसकी और कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स बताऊंगा जो कि बड़े मस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो आइए आज हम लोग अपनी क्लास की क्या करते हैं बेटे, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कहता है डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटे आप लोगों का जो एग्जाम में वो राइटिंग में होगा और मैं भी आप लोगों को क्लास के अंदर राइटिंग ही करवाऊंगा। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि स्लाइड शो की डिमांड करते हैं कि अरे सर लिखा लिखाया दिखाओ ना, ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके। बेटा स्क्रीनशॉट जो बच्चा लेता है ना, जनरली देखा गया मोर देन 90% बच्चा उसको पढ़ता नहीं है। और राइटिंग क्योंकि लिखकर आप पेपर में आओगे तो यहां पर भी लिखोगे, आपका दिमाग जो है ना बहुत फुर्ती से चलेगा। तो कोशिश करना कि आपको अगर क्लियर करना है एग्जाम तो आपको कंटिन्यूअसली जो है क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। बेटे मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी अगर आपको पास होना है। अगर आपको पास नहीं होना तो फिर ये आपकी ऊपर है, फिर आप क्लास भी की ले हो, ये तो हमें समझ नहीं आता। पास होना है तो बेटा मेहनत करो। एक एक चीज आपको नोट करवाऊंगा क्लास के अंदर, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट करना, नहीं तो फिर भी मैं नोट करवाऊंगा, आपकी मर्जी है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। इट मींस ए प्रोमिसरी नोट। मैंने क्या बोला, 3 डॉक्यूमेंट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है लगता है। ए प्रोमिसरी नोट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए चेक। इन तीनों पर जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है। बेटा अगली बात जो लिखवाने जा रहा हूं ना, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो लिखवाने जा रहा हूं। इसको समझ लिया तो समझ लो आधा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। लिखते हैं इसको, विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन। ठीक है, पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर। ठीक है बेटे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो क्या लिखवाया बेटे मैंने लिखवाया डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब इट मींस ए प्रोमिसरी नोट और ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए चेक विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और बियरर। तो यहां पर मेरे दोस्त 3 बातें हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? सबसे पहले मैंने लिखवाया क्या, सर्टेन पर्सन। ये रहा सर्टेन पर्सन एक बात, और हिज ऑर्डर दूसरी बात, और बियरर ये तीसरी बात है।
प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इशू जो पेबल जो होता है वो किसी सर्टेन पर्सन को करेंगे, और इज ऑर्डर और बियरर। अब ये तीन चीज है क्या? तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं इन तीनों चीजों को नीचे समझाने वाला हूं। आ जाओ, ध्यान से बेटा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यहां पर बेटा मैंने लिखा सर्टेन पर्सन, दूसरा लिखा और हिज ऑर्डर, और तीसरा लिखा बेटे और बियरर। समझ में आई बात? क्लियर है? तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तहत पे समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को बेटे। कोई एक पर्सन है, उसका नाम है कोई गोलू, ठीक है, और दूसरा पर्सन है उसका नाम है भोलू। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। गोलू ने भोलू को कोई गुड्स दिया, कोई गुड्स दिया, और भोलू के पास उस समय उस गुड्स के लिए पेमेंट करने का पैसा नहीं था। अगर पैसा होता और पैसा वो दे देता तो बेटे वो वाला इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल होता ही नहीं, क्योंकि कैश पेमेंट पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता ही नहीं। तो भोलू ने इसको प्रॉमिस किया, प्रॉमिस टू पे रुपीज मान लो 10,000 ऑन 10th ऑफ जनवरी, जो कि 2 महीने बाद है, 2 मंथ आफ्टर डेट। बात समझ में आ रही है बेटे? तो 3 सिचुएशन हो सकती है, 3 तरीके से वो वादा कर सकता है गोलू को भोलू कि भाई मैं तेरे को 2 महीने बाद पैसे दूंगा। भोलू गोलू को ये बोलेगा कि मैं पैसा तुझे दूंगा, पे टू गोलू। सिचुएशन नंबर 1, यानी कि भोलू ने ये बोला कि भाई तू ही आइयो 2 महीने बाद और मैं तुझे ही पैसा दूंगा। गोलू कह रहा है कि हाँ भाई पैसा मुझे ही चाहिए, मेरी बात सुन, पैसा मेरे को ही चाहिए, मैं किसी और को नहीं भेजूंगा, पैसा कोई और नहीं ले सकता। दिस इज कॉल्ड पेबल टू ए सर्टेन पर्सन। दिस इज कॉल्ड पेबल टू ए व्हाट? सर्टेन पर्सन। मतलब कि भोलू ने पैसा देने का वादा किया गोलू को, और ये जो डॉक्यूमेंट बना है ना, इस डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर प्रॉमिस टू पे है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, इन तीनों के बारे में। वहां आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉमिस को बोलते क्या है। फिलहाल आप सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और बियरर, इन तीनों चीजों को ध्यान से सुनेंगे। अब दूसरी सिचुएशन, ये तो पहली सिचुएशन थी, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उसके अंदर लिखा हो पे टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर। बेटा पेबल टू ऑर्डर का मतलब ये होता है कि गोलू ने भोलू को जब सामान दिया और भोलू ने प्रॉमिस किया कि पैसे मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा, तो गोलू ने ये बोला कि भाई मैं किसी को तेरे पास भेज दूंगा, मैं राहुल को तेरे पास भेज दूंगा पैसे लेने के लिए, या मैं अनिल को तेरे पास भेज दूंगा, मैं अपने चाचा के लड़के को तेरे पास भेज दूंगा। मतलब तू पैसे दियो, लेकिन मेरे ऑर्डर पे मैं जिसको बोलूंगा तू उसको पैसे दियो। इसको बोलते हैं पेबल टू ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? पेबल टू ऑर्डर मतलब जिसके बारे में इस गोलू ने इंस्ट्रक्शन दी होगी उसको पैसे देगा भोलू। होता है ना एजेंट। अब जैसे मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं खुद नहीं जा रहा, मैंने अपने किसी दोस्त को भेज दिया, मैंने उसको बोला भाई राहुल को पैसे दे दे तू, यानी कि मेरे ऑर्डर पर सामने वाले पर्सन ने यानी कि डेटर ने पेमेंट कर दी, किसको? राहुल को। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड पेबल टू ऑर्डर। अब यहां पर अगली बात हम करते हैं जो कि तीसरी बात होती है, अगर किसी डॉक्यूमेंट पे यह लिखा है टू बियरर। बेटा टू बियरर का मतलब होता है कि भोलू ने जब उस डॉक्यूमेंट पर साइन किया था तो उस डॉक्यूमेंट पर लिखा था बियरर,
और बियरर का मतलब सिंपल सी बात, 2 महीने बाद भोलू के घर पर पैसे लेने जो भी बंदा आ गया इस ब्रह्मांड का, उसको भोलू जो है पैसे दे देगा। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर जो पैसा रिसीव करने वाला पर्सन है ना, क्रेडिटर, उसका नाम ही नहीं लिखा होता, उसका नाम ही नहीं लिखा। इस ब्रह्मांड में कोई भी पर्सन इस भोलू के पास जाकर 2 महीने बाद, ये नहीं कि मैच्योरिटी डेट के बाद पहुंच के बोले कि ला भाई पैसा दे, 2 महीने बाद जाएगा और ड्यू डेट पर जाके ब्रह्मांड का कोई आदमी इस भोलू से पैसे ले सकता है, अगर ये बियरर इंस्ट्रूमेंट हुआ तो। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप 3 तरीकों से बना सकते हो। तरीका कौन सा है बेटे? एक, पेबल टू ए सर्टेन पर्सन, जिसमें फिक्स बंदे का नाम लिखा होगा। दूसरा, पेबल टू ए ऑर्डर, जिसमें फिक्स बंदा ऑर्डर देगा कि भाई तू इस बंदे को पैसे दे दे। और तीसरा है सर्टेन पर्सन के अलावा, तीसरा है बियरर। बियरर में किसी भी पर्सन का नाम जो है वो नहीं होगा। बात कुछ समझ में आ रही है? बात कुछ समझ में आ रही है? यानी कि जो बंदा है ना पेई, जिसको पेमेंट मिलेगी, उसका नाम इस इंस्ट्रूमेंट में लिखा नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, ये गोलू को वादा किया भोलू ने 2 महीने बाद देने का। गोलू को जरूरत पड़ गई पैसों की 2 महीने बाद, 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ गई गोलू को, 2 days आफ्टर। तो ये गोलू पे राइट है कि वो इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर ये डॉक्यूमेंट बियरर डॉक्यूमेंट हुआ, जिसमें बियरर लिखा है, तो कितनी बार भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितनी बार, हजारों बार इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं बेटे, क्या क्या बताया मैंने ऊपर, विच इज पेबल टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उम्मीद है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कम से कम डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटे? तो अभी मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, और उस फीचर के बाद हम लोग प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ अदर थिंग्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। समझ में आ रही है बात? कुछ अदर थिंग्स भी हम लोग पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं बेटे फीचर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनेंगे। फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात है फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। बेटा ये वाला जो एक्ट है ना, ये एक्ट जो है वो बना ही ट्रांसफर के लिए है। मतलब बायर ने सेलर को प्रॉमिस किया 2 महीने बाद पैसा दूंगा, सेलर पे डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट लेकर आगे जाता है और उस डॉक्यूमेंट को देकर पैसा ले लेता है, वो बंदा उसको आगे ट्रांसफर करता है। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है घूमता रहता है। मनी कैसे घूमती है, पैसा कैसे घूमता है, इसी तरीके से वो डॉक्यूमेंट भी घूमता रहता है। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये एज इट इज काम करेंसी का कर रहा होता है, एज इट इज करेंसी का काम कर रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, जब यहां पर क्रेडिट सेल हुई हो या किसी ने क्रेडिट पे पैसे लिए हो और वो वाली चीज राइटिंग में हुई हो, और राइटिंग वाली चीज भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की कंडीशन को पूरी करती हो, तभी वो चीज इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा मानी जाएगी। बात को समझ में आ रही है? तो फ्रीली ट्रांसफरेबल में लिख लो, इट मींस द ओनरशिप, इट मींस द ओनरशिप। ओनरशिप को बेटा बोलते हैं हम टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड from one person to another person without any limit।
बिना किसी लिमिट की। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? कितनी बार भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको फीचर नंबर 2 बताने जा रहा हूं, जो कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर नंबर 2, इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है बेटे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और ये पूरा फीचर क्या कहता है? ये कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। गेट्स बेटर टाइटल। बेटर टाइटल मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें होल्डर इन ड्यू कोर्स को टाइटल जो है, ओनरशिप जो है ना, वो बेटर मिलेगी। अब आपको बिना समझाए तो ये चीज समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये बड़ा यूनिक फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो उम्मीद है आप लोगों को बड़ी कोशिश करेंगे इसको समझाने की। तो आओ एक एग्जाम्पल से हम लोग शुरुआत करते हैं बेटे, ध्यान से सुनेंगे। बेटा ऐसा हुआ कि किसी पर्सन ने, कोई एक पर्सन है सेलर, ओहो, कोई एक पर्सन है सेलर और एक पर्सन है बायर। ठीक है बेटे, इन दोनों के बीच में प्रॉमिसरी नोट। अभी प्रॉमिसरी नोट होता क्या है वो मत समझो, और बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लो कोई भी चीज है, या तो प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन दोनों के बीच में बना। मतलब कि सेलर ने बायर को दिया क्या? गुड्स दिया। सेलर गिव्स गुड्स टू द बायर, और बायर ने क्या बोला? बायर बोला आई विल पे। विल पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। हुआ ऐसा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो इस सेलर के पास है। इंस्ट्रूमेंट किसकी कस्टडी में है बेटे? सेलर की कस्टडी में। बेटा कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज ना हमेशा क्रेडिटर की कस्टडी में होता है, ताकि भविष्य के लिए प्रूफ भी तो रहे कि भाई मैंने इसको सामान दिया है, तो ये क्रेडिटर की कस्टडी में रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट सेलर के पास था। बायर ने बोला था आई विल पे आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद बोला था इसने, मैं पे करूंगा। तो गुड्स दे दिया। अब सेलर को जो है पैसों की जरूरत पड़ गई। सेलर ने क्या करा? मिस्टर ए को ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया और पैसे ले लिए। ठीक है बेटे, क्योंकि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है। अब ए को पैसों की जरूरत पड़ गई, ए ने मिस्टर बी को कर दिया ट्रांसफर, पैसे ले लिए। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को कर दिया ट्रांसफर, मिस्टर सी ने मिस्टर डी को ट्रांसफर किया, मिस्टर डी ने मिस्टर ई को ट्रांसफर किया, और मिस्टर ई से ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट चोरी हो गया। क्या हो गया बेटे? चोरी हो गया। अब चोरी होने के बाद चोरी किया मिस्टर एफ ने। चोरी किसने किया बेटे? मिस्टर एफ ने इसको चोरी करा। ये हमारे मिस्टर एफ भैया हैं, और एफ ने, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है, कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है, मिस्टर एफ ने मिस्टर जी को ट्रांसफर किया, मिस्टर जी ने मिस्टर एच को ट्रांसफर किया। अब मिस्टर एच जो यहां पर है बेटा, ये मिस्टर एच, ड्यू डेट आ चुकी है, मिस्टर एच पहुंचा बायर के पास, और मिस्टर एच के पास पूरा का पूरा अधिकार है कि जी मैं बायर से पेमेंट जो है वो ले चुका हूं, ले सकता हूं। यहां पर मिस्टर एच, मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये लास्ट वाला पर्सन हो गया एच डी सी, इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी समझाऊंगा इस पूरे कंसेप्ट को, अभी आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है, क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं अभी। इसको बोलते हैं बेटा होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब
मैंने यहां पर क्या बोला, मिस्टर ई ने ये कहा, मिस्टर ई से ये मिस्टर एफ ने चोरी कर लिया, मतलब मिस्टर एफ का टाइटल बेटा डिफेक्टिव टाइटल है और इसने ये ट्रांसफर करा मिस्टर जी को। मिस्टर जी भी यहां पर इनोसेंट है, मिस्टर एच भी यहां पर क्या है बेटा, इनोसेंट है। क्या इन लोगों को पता है कि मिस्टर एफ ने इसको मिस्टर ई से चोरी किया है? नहीं ना। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मल्टीपल टाइम्स ट्रांसफर हो जाता है, हजारों बार वो ट्रांसफर होता है। तो जिस पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट आया वो क्या पिछले लोगों से सबसे पूछता फिरेगा कि भाई तू ये चोरी करके तो नहीं लाया? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि जो पर्सन सबसे लास्ट में, यानी कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं और वो पर्सन के पास बेटर टाइटल होता है। कौन सा टाइटल बेटे? बेटर टाइटल, मतलब प्रीवियस ओनर्स जितने भी थे उन सबसे ज्यादा अच्छा टाइटल ये मिस्टर एच के पास है, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बात को समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक फीचर है जो कि कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल एज कंपेयर टू प्रीवियस ओनर्स। बात को समझ में आ रही है? तो बेटा होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का के बीच में फर्क क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ये मिस्टर एच पे अधिकार है कि ये मिस्टर एच जो है मिस्टर जी एफ ई डी सी बी ए किसी पर भी लीगल एक्शन ले सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात कर रहा हूं। और सिर्फ होल्डर का मतलब यह होता है कि वो सिर्फ अपने प्रीवियस ओनर पे केस फाइल कर सकता है। ओनली जो बंदा होल्डर होगा डॉक्यूमेंट का वो प्रीवियस ओनर पे केस फाइल कर सकता है। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है, इसके अंदर ये यूनिक फीचर है जो कि कहता है कि आप पिछले जितने भी लोग हैं उन सब पे लीगल एक्शन ले सकते हो अगर आपको कोई डिफेक्ट नजर आ गया तो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। आई थिंक कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। तो कुछ इसके अंदर हम लोग नोट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो आइए सर, यहां पर HDC में किस लिखते हैं, दिस इज द यूनिक फीचर of Negotiable Instrument Act 1881. According to this feature, the transferee gets good title, और ऐसा बोल सकते हो और बेटर टाइटल ऑफ NI, इवन, ये अगली लाइन बड़ी अच्छी है, इवन द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव। बेशक ट्रांसफरर का जो टाइटल है ना वो क्या है बेटा, डिफेक्टिव टाइटल है। बात कुछ समझ में आ रही है? दिस इज द यूनिक फीचर। देखो आपको मैं दोबारा एक बार बता देता हूं बेटे, खुद सोच के देखो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे पास आया। तो जब मेरे पास आया तो वो बहुत सारे लोगों से गुजर कर आया होगा क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब वो बहुत सारे लोगों से गुजर कर आया तो क्या मैं सबसे ये पूछता फिरूं कि भाई ये नोट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो तुमने इशू करा ये जो है चोरी का तो नहीं है? क्या ऐसा मैं पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं? नहीं ना। तो जब मैं ये काम नहीं कर सकता तो फिर इसके लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स का कंसेप्ट निकाला जो कि कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। समझ में आ रहा है बेटे? जो प्रीवियस ओनर है ना वो डिफेक्टिव भी होंगे ना तो भी HDC को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम HDC का कंसेप्ट ना नोटों में आता है, करेंसी में। अब मान लो आपको किसी से 5000 रुपए लेने हैं, वो बंदा आपके पास 500 के 10 नोट लेकर आ गया, आपको नोट दिए,
तो क्या आप उससे ये बोलते हो ये 10 के 10 नोट तूने बैंक से ही लाया ना, कहीं डकैती तो नहीं मार के लाया? क्या तुम ऐसे पूछते हो किसी से? भाई तुम्हें 5,000 लेना, तुमने ले लिए, अपनी जेब में रखे, अपने घर गए। यानी कि अब उस 5,000 रुपए के मालिक तुम हो, करेंसी के मालिक अब तुम हो। अब मान लो कोई तुमसे वो 5,000 रुपए क्लेम करता है, तो मालिक तुम हो, तुम उस करेंसी के केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बेटे? तो हम लोग अब आगे की तैयारी करते हैं। आगे की तैयारी यह है कि बेटा तीसरा प्रिजम्पशन है, तीसरा प्रिजम्पशन, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कहते हैं प्रिजम्पशन। तो बेटा कुछ प्रिजम्पशंस है, यानी कि कुछ अजम्पशंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। इन अजम्पशंस को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रोमिसरी नोट जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो इस अजम्पशंस के बारे में ध्यान से सुनना, ये अजम्पशंस क्या क्या हैं। मतलब जब भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो फॉलोइंग अजम्पशंस, ये सारी अजम्पशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलोइंग आर बेसिक assumptions of negotiable इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुछ बेसिक assumption है जिनको आपको अच्छे से करना है। सबसे पहली बात तो बेटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंसीडरेशन का होना जरूरी है। तो बेटे आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात कहता है कि जब भी दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट बनाएगी, यानी कि दो पार्टी आपस में कोई प्रॉमिस करती है, याद करो मैंने आपको ये बताया था एग्रीमेंट की डेफिनेशन के बारे में, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट? एग्रीमेंट। याद है आप लोगों को? याद है? एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को बनाने के लिए प्रॉमिस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कंसीडरेशन भी चाहिए। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने यह बात बोली कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी फॉलो करना है। यह नहीं कि आप यहां पर आकर विदाउट कंसीडरेशन कोई पेपर साइन कर बाद में क्लेम करने आ गए। दिस इज नॉट डन। आप यहां पर आओ, कंसीडरेशन की पेमेंट करो और आगे बढ़ो। बात कुछ समझ में आ रही है? आज की डेट में एक सेलर और एक बायर होते हैं, वो दोनों बैठते हैं आपस में। बायर बोलता है सेलर से कि भाई मुझे तू गुड्स दे दे, पैसा तुझे 5 महीने बाद दूंगा। सेलर कहता ठीक है भाई। सेलर ने बायर को गुड्स दिया, बायर को क्या मिला? कंसीडरेशन मिला ना। और बायर ने सेलर को एक प्रोमिसरी नोट लिख कर दिया, क्या मिला सेलर को? उसको भी कंसीडरेशन मिला। तो कंसीडरेशन का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया इतनी तेज भाग रही है आज की डेट में, सेलर और बायर की संख्या इतनी हो चुकी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो एक ही दिन में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट भी साइन करते हैं। और वो सारे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो जाते हैं। तो क्या बोला मैंने? दुनिया बहुत तेज भाग रही है। तो कहते हैं ना बेटा, हर वो आदमी तेज भाग रहा है जिसे कहीं नहीं जाना है। तो हम लोग बहुत तेज भाग रहे हैं। हर वो आदमी जो तेज भाग रहा है उसे कहीं नहीं जाना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रिजम्पशंस कुछ। सबसे पहली प्रिजम्पशन तो यह है कि बेटे कंसीडरेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखा होना बहुत जरूरी है। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखा होना बहुत जरूरी है। मैंने ये बोला मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो 2 महीने बाद जो है गए उस बंदे के पास, बायर के पास, लाओ भाई पैसे दे। मान लो उसमें डेट ना लिखी हो, तो बायर ने कहा देख इसमें लिखा है 2 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद आइयो। वो फिर आ गया 2 महीने बाद, फिर बायर यही कह रहा है, डेटर यही कह रहा है कि देख इसमें लिखा है 2 महीने बाद आइयो, 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कि तय नहीं है, डेट तय नहीं है। डेट फिक्स करना बहुत जरूरी है बेटा, तय होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो तय नहीं होती
तो फिर गड़बड़ है। अगर डेट तय नहीं है तो गड़बड़ है। फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो जीवन में ये बात लागू नहीं होती बेटे। जीवन में क्या होता है, जीवन में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। समझे कुछ? जीवन में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको तय करना पड़ेगा कि डेट प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है, वरना वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हमने यहां पर बात करी डेट की, तो एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर थोड़ा सा लिखते हैं, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रेज्यूम्ड to have been drawn or made on the date they appear on it। जो पार्टी उस पर डेट लिखती है, ठीक है, वो उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी कुछ प्रेजम्पशन है। अब प्रेजम्पशन नंबर 3 बेटा ये कहता है इंडोर्समेंट बिफोर द मैच्योरिटी। मैंने क्या बोला बेटे कि यहां पर क्या हुआ, सेलर ने बायर को गुड्स दिया और यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने साइन कर लिया। मैं बेटा बार बार अभी आपको ये इंस्ट्रूमेंट ये बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पढ़ाया नहीं है। आज तो पहले ही लेक्चर है नेगोशिएबल का। तो अगर मैं आपको यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट या कुछ बोलता हूं तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी थोड़े ही समय बाद। इस प्रेजम्पशन के बाद मैं आपको प्रोमिसरी नोट का टॉपिक ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो सेलर और बायर के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बना और बायर ने मान लो, चलो ये प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस करते हैं तो प्रोमिसरी नोट होता है। बायर ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पैसे दूंगा 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद की डेट है मान लो 10 मार्च है मान लो, ठीक है, 10th of March। तो अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेलर के पास रखा हुआ है। सेलर को 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ी। सेलर इसको मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मिस्टर एक्स इसको मिस्टर वाई को कर सकता है, वाई जेड को, जेड ए को, ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को। ई ने एफ को जब ट्रांसफर किया तो ध्यान से सुने बेटे, ई ने एफ को जब ट्रांसफर किया तो वो दिन था 11 मार्च। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैच्योरिटी डेट बेटा 10 मार्च की है, तो 10 मार्च तक आप इसको एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्समेंट मतलब होता है बेटे ट्रांसफर करना। बात कुछ समझ में आ रही है? बात कुछ समझ में आ रही है बेटे? क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर है एंडोर्समेंट बिफोर द मैच्योरिटी, यानी कि आप उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो कितनी बार भी, लेकिन याद रखना ये जो ट्रांसफर हुआ है ये मैच्योरिटी डेट से पहले होना बहुत जरूरी है। अगली बात की बात करते हैं हम बेटे। अगली बात है प्रॉपरली स्टाम्प। 3 बातें बता चुका हूं, शायद इसकी चौथी है प्रॉपरली स्टाम्प। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्यूली स्टाम्प होना बहुत जरूरी है। स्टाम्प क्या होता है? अब स्टाम्प अपने आप नहीं लगाते बेटे। आपने नाम सुना है नोटरी वगैरह का? ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर टिकटें चिपकाते हैं। पुराने लोग जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी फोटोज उनमें लगी होती है, बड़े बड़े लोगों की लगी होती है। तो ऐसी स्टाम्प यानी कि प्रॉपरली जो सरकारी स्टाम्प होती है, वो सरकारी स्टाम्प का लगाना उस प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बोलोगे सर चेक का नाम क्यों नहीं लिया इस स्टाम्प के केस में? तो बेटा चेक पे स्टाम्प नहीं लगता है। जब चेक पढ़ेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बेटे? तो प्रॉपरली स्टाम्प होना चाहिए। और एक प्रेजम्पशन जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूं, HDC
एवरी होल्डर, हर होल्डर, एवरी होल्डर इज प्रिज्यूम्ड टू बी HDC, हर होल्डर बेटा HDC माना जाएगा। ये यूनिक फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। मैंने आपको क्या बताया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेस्ट फीचर यही तो है कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स को सबसे ज्यादा यानी कि बेटर टाइटल मिलता है। बात कुछ समझ में आई क्या? तो बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कराया है, यानी कि एक शुरुआत की है। अब मैं आपको शुरू कराने जा रहा हूं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है बेटे, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रोमिसरी नोट से पहले मैं एक बात आपको बताना थोड़ा सा भूल गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बेटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 13 में लिखी हुई है। ये सेक्शन में आपको बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। सेक्शन नंबर 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन की बात करता है। और अब हम लोग आगे बात करेंगे बेटा प्रोमिसरी नोट की। तो यहां पर मैं आपको एक बढ़िया सा हेडिंग बनाने जा रहा हूं, नाम है इसका प्रोमिसरी नोट। ठीक है बेटे, प्रोमिसरी नोट की हम बात करेंगे। तो प्रोमिसरी नोट बेटा सेक्शन नंबर 4 का हिस्सा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। और मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले डेफिनेशन से कराने जाऊंगा। मैं इसकी शुरुआत डेफिनेशन से कराने जाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटे। डेफिनेशन इसकी ये कहती है, मैं आपको ये पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा और इस डेफिनेशन के शब्दों को हम लोग एक एक कर कर एनालाइज करेंगे। आप यकीन मानो 30 से 40% या शायद 50% प्रोमिसरी नोट आपको इस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। इस वजह से ये डेफिनेशन आपको नोट करना और एक एक चीज की एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेशन ये कहता है बेटे, ए प्रोमिसरी नोट, ए प्रोमिसरी नोट इज एन instrument in writing containing unconditional undertaking। अंडरटेकिंग बेटा, अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रॉमिस करना। ध्यान से सुनना। signed by maker to pay a certain sum of money only to pay a certain sum of money only to a certain person। थोड़ी सी बड़ी है बेटे, लेकिन आपको एक एक शब्द बिल्कुल समझाया जाएगा। और इज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। क्या लिखवाया बेटे? प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर। ठीक है बेटे, तो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं। सबसे पहले यहां पर लिखा है प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो बेटा चैप्टर का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है राइटिंग। याद है आपको, मैंने बताया था क्लास की शुरुआत में, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है राइटिंग। यहां पर क्या कह रहा है? कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग मतलब कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है,
और उस प्रॉमिस पे ना कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है। मतलब कि बी ने ए को ये बोला कि मैं 2 महीने बाद यानी कि 10 मार्च 2022 को मैं तुझे 10,000 रुपए पे करूंगा, मैं ये तुझसे वादा करता हूं, ला साइन करवा मुझसे। साइन करा, डेट लिखी, स्टैंपिंग करवाई और ये डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा बन गया प्रोमिसरी नोट। बेटा जो लिखता है ना प्रोमिसरी नोट को, उसको मेकर बोलते हैं। जो लिखता है, जो प्रोमिसरी नोट को लिखता है उसको बेटा क्या बोलते हैं? मेकर बोलते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? तो एक वो बंदा जो लिख रहा है उसको मेकर बोलेंगे। और आगे क्या है? साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को यह वादा किया है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को यह वादा किया है कि मैं एक प्रॉमिस करता हूं और मेरा प्रॉमिस अनकंडीशनल प्रॉमिस है। मान लो मैं ऐसा बोलूं कि बी की जब शादी हो जाएगी तब मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। क्या ये बेटा कंडीशनल प्रॉमिस है या अनकंडीशनल प्रॉमिस है? बेटा आंसर है दिस इज द कंडीशनल प्रॉमिस। क्या बी की शादी होगी ये तय है? क्या बिना शादी के लोग रहते नहीं हैं? पक्का रहते हैं। और बी की शादी नहीं हुई तो ये प्रॉमिस तो खराब हो गया, सामने वाला बंदा तो बेवकूफ बन गया। तो ऐसी कंडीशन मत लगा देना। बात कुछ समझ में आ रही है बेटे? साइंड बाय द मेकर। अब क्या करेंगे? मैंने आपको लिखवाया सर्टेन पर्सन, क्लास की शुरुआत में समझाया सर्टेन पर्सन के बारे में। यानी कि मान लो सेलर और बायर बैठे हैं, सेलर का नाम मनीष है, बायर का नाम राहुल है। तो उस डॉक्यूमेंट में यह साफ साफ लिखा है कि भाई पेमेंट जो है वो मनीष को मिलेगी। राहुल ने लिखा मैं वादा करता हूं कि मैं ये पेमेंट 10,000 रुपए की 10 मार्च को राहुल को दूंगा या राहुल के ऑर्डर पे दूंगा, राहुल जिसका नाम बोल देगा उसको दे दूंगा। या उस पे अगर बियरर लिखा है ना तो वो डॉक्यूमेंट लेकर जो मर्जी बंदा आ जाए उसको पैसे दे दूंगा। यानी कि बियरर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ब्लैंक ट्रांसफर भी बोलते हैं। ब्लैंक ट्रांसफर मतलब वो बिना किसी ट्रांसफरी का नाम लिखे वो आगे बढ़ता ही जाता है और अंत में वो जिसके पास होगा वो बंदा उसका ओनर माना जाता है। बात कुछ समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? तो मैं आपको ना एक फॉर्मेट बनाकर दिखाता हूं प्रोमिसरी नोट का और उस फॉर्मेट के बाद मैं आपको बताऊंगा प्रोमिसरी नोट को बनाता कौन है, बनाता किसके लिए है। क्लियर? पहले एक फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो बेटा कुछ इस तरीके से प्रोमिसरी नोट बनता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसरी नोट। फॉर्मेट ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो ध्यान से सुनेंगे बेटे। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ना कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉर्मेट इन ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई भी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन लोग इस तरीके से ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत प्रोमिसरी नोट को बनाते हैं। तो मान लो कि प्रोमिसरी नोट बन रहा है 50,000 रुपए के लिए, तो एक अमाउंट यहां पर लिखेंगे। ठीक है बेटे? यहां पर डेट लिख देंगे, मान लो कोई डेट है 10 फरवरी 2022 और यहां पर स्टाम्प होगा। क्लियर है बेटे? अब ऐसे लिखेंगे जैसे मान लो 3 महीने बाद पैसे देने हैं, 3 मंथ आफ्टर डेट। इस डेट के 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे राहुल
राहुल एक व्यापारी है, ए ट्रेडर। और ऑर्डर, अगर मैंने और ऑर्डर लिख दिया तो इसका मतलब ये पैसा राहुल जिसको बोलेगा उसको भी मिल सकता है। और ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, क्योंकि मैंने इससे सामान लिया है, मतलब कंसीडरेशन भी साफ साफ यहां पर बता दिया कि मैंने कंसीडरेशन ले लिया। अब यहां पर साइंड बाय कस्टमर, तो यहां पर क्या किया, कस्टमर ने यहां पर अपना साइन छोड़ दिया। तो ये बेटा प्रोमिसरी नोट है। बात कुछ समझ में आ रही है? कहने का मतलब प्रोमिसरी नोट को बनाता है कोई एक पर्सन, और वो बनाता है, उसमें कस्टमर साइन कर देता है, और कस्टमर साइन कर देता है, और जब समय आ जाता है उस प्रोमिसरी नोट का, तब उस समय पर हम लोग क्या करते हैं, तब उस समय पर हम लोग पेमेंट की डिमांड करते हैं जब ड्यू डेट आ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो बेटा प्रोमिसरी नोट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये प्रोमिसरी नोट का टॉपिक जो है वो चल रहा है, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। ठीक है बेटे? तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लास जो है वो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को इस क्लास को अगर आपको परचेज करना है, अगर आप अपनी क्लास परचेज करना चाहते हो, तो आप लोग बेटे अपनी क्लास, मेरी क्लास को जो है वो बुक कर सकते हो। मेरी क्लास अवेलेबल है बेटे भास्कर एकेडमी। भास्कर एकेडमी पे मेरी क्लास अवेलेबल है, और भास्कर एकेडमी का ये नंबर है हमारा 9560402840। यहाँ पर आप मेरी क्लास को बुक करवा सकते हो, और आप commercedunia.co.in पे जाकर भी सर्च कर सकते हो, या तो भास्कर एकेडमी, ये फ़ोन नंबर है। कोई भी आपको फर्दर इंक्वायरी चाहिए, मेरी क्लास को बुक करना हो, तो आप इस नंबर पर जा सकते हो। अब हम आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।